दोस्तों नमस्कार। कश्मीर में धारा 370 के ऊपर मैं एक सीरीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए। पार्ट 1 में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि क्या क्या मुद्दे हैं जो 370 की जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 370 की सुनवाई से ये मुद्दा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सॉल्यूशन की जगह। हालांकि अब सुनवाई में क्या दलीलें आती हैं, क्या आता है, वो हम देखेंगे। लेकिन आज दूसरी कड़ी में मैं आपके सामने ये फैक्ट्स रखना चाहूंगा कि 370 का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया क्यों गया था। क्या ऐसी मजबूरियां थी जिसके कारण 370 का प्रावधान करना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो चर्चा है वो आपके सामने रखूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो 370 का प्रावधान है उस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हुई थी, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे 370 के लिए, और ये पूरी चर्चा हुई थी 17 अक्टूबर 1949 को। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी मैं ऐसे कई एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपको 370 और उससे संबंधित, मतलब आर्टिकल 370 और उससे संबंधित बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने का मौका मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तब हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जो दलीलें अलग अलग पक्षों के द्वारा दी जा रही हैं वो फैक्ट्स पे आधारित हैं, या वो एजम्पशंस हैं, या वो लीगल पॉइंट्स हैं, या वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। ये हमें समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसीलिए इतिहास जानना जरूरी है कि ये पूरा जो प्रकरण है आर्टिकल 370 का, ये शुरू कैसे हुआ था। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया होगा। दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 को जब चर्चा शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तब ये सवाल उठाया गया कि आप कश्मीर के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग क्यों कर रहे हैं, ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब उस समय भारत आजाद हुआ था तो जितने भी राजघराने थे उन्होंने भारत की एक्सेशन को एक्सेप्ट किया था। और जब कश्मीर की बात आई थी तो आपको याद होगा और इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा कश्मीर के क्षेत्र में आक्रमण करके उसको हथियाने की कोशिश की थी। उस समय वहां पे थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने भारत से मदद मांगी थी क्योंकि वो अपनी रियासत को बचाना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने कंडीशन रखी कि हम तभी आपकी हेल्प करेंगे जब आप भारत में शामिल होंगे, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे उनके द्वारा 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को ये उन्होंने साइन किया। और भारत में इसका विलय हुआ जब माउंटबेटन, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे आसीन थे, 27 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया बाय जम्मू एंड कश्मीर, ये उस दिन अप्रूव हुआ। उसमें क्या क्या कंडीशंस थी हम उसकी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जब 47 के बाद जब हमारे संविधान पे चर्चा हो रही थी तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसी मुद्दे पे जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करना था तब क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। और इसीलिए ये बात समझना जरूरी है कि क्या ये मुद्दा लीगल है या ये मुद्दा पॉलिटिकल है। उसकी चर्चा मैं अलग से डिटेल में करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 370 जब आया तो उसका कारण क्या दिया गया था, जबकि एक्सेशन 47 में हुआ था, बाकी सारे रजवाड़े भारत में शामिल हुए थे 47 में। और 49 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था 2 साल बाद, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे और क्यों दिए गए थे, इसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब ये मुद्दा
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आया, जहाँ पे जब डिबेट हुई थी, तब ये कहा गया कि एक प्रावधान है, और ये एक्चुअली लास्ट में प्रीएम्बल से पहले ये डिस्कस हुआ था। तो ये कहा गया कि एक प्रावधान और है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। बहुतों ने कहा कि इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है, बहुतों ने कहा नहीं, इसकी चर्चा करना जरूरी है। प्रीएम्बल हम कैसे बनाएंगे जब सारे प्रावधान हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं? तो इसीलिए इस मुद्दे को सामने लाना पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके कारण हमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अलग प्रावधान करना पड़ेगा, और उसको भारत में पूर्ण रूप से विलय ना करके हम उसको थोड़ा सा एक कंसेशन देना चाहते हैं टाइम का, कि विद टाइम वो उसमें जुड़ सके। और उस समय जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 370 नहीं था, वो आर्टिकल था 306A, और बाद में जब फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो आर्टिकल 370 बना। खैर, वो मैकेनिकल बातें हैं, हम आते हैं ज्यादा मुद्दों की बात को लेके। और खास जो लाइनें हैं मैं वो आपके सामने पढ़ता हूं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये उठा था कि 370 का जो प्रावधान है आर्टिकल, उसको बना के हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। सवाल इस बात को उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी उठा था कि जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल कंसेशन क्यों दिए जा रहे हैं। और तब जवाब ये आया था, द डिस्क्रिमिनेशन, जो गोपालस्वामी अयंगर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, उनका ये कहना था कि द डिस्क्रिमिनेशन इज ड्यू टू द स्पेशल कंडीशन ऑफ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं है, स्पेशल कंडीशंस हैं, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट येट राइप फॉर द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा हम भारत में विलय चाहते हैं वो स्टेट अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वो क्या था ये एलोबरेट नहीं किया है, लेकिन कुछ प्रावधान उन्होंने बोले हैं। इट इज द होप ऑफ एवरीबडी हियर दैट इन ड्यू कोर्स, इस शब्द को ध्यान दीजिए, इन ड्यू कोर्स इवन जम्मू एंड कश्मीर will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other states. हम ये उम्मीद करते हैं वक्त के साथ सिचुएशन इंप्रूव होगी, कंडीशंस इस तरह की हो जाएंगी कि हमें 370 की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जम्मू कश्मीर भारत का एक, जैसे बाकी राज्यों ने विलय किया है, ये भी विलय भारत में हो जाएगा। इसका मतलब ये शुरू से ही एक टेम्परेरी प्रोविजनिंग रखी गई थी। तो बहुत सारी चर्चाओं में आपने सुना होगा कि आप 370 को हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सिर्फ ये कहा था कि हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार करें। अब आप ये कहेंगे कि साहब 75 साल हो गए, ये बात सही है, तो 75 साल में भी आप अगर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नियत कुछ और है, मंशा कुछ और है। आगे चलते हैं। At present, it is not possible to achieve that integration. There are various reasons why this is not possible now. I shall refer again to this a little later. तो अयंगर साहब ने ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने आगे चर्चा के बाद ये कहा, I do not want to take much of the time of the house, but I shall briefly indicate that the special conditions are, पहला, in the first place, there has been a war going on within the limits of Jammu and Kashmir states. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उस समय, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कबायलियों के माध्यम से पाकिस्तान की फौज ने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया था, तो वहां युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो वहां युद्ध था जो उस समय किसी और राज्य में नहीं था, तो ये एक जस्टिफिकेशन दिया गया। There was a ceasefire agreed to all the beginning of this at the beginning of this year, and that ceasefire is still on, but the conditions in the states are still unusual and abnormal. They have not settled down. It is therefore necessary that administration of the state should be geared up to these unusual conditions until normal life is restored, as in the case of other states. अब सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों कि वहां पे वॉर थी, सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, इसलिए हमने इंटीग्रेट नहीं किया। एक सवाल दिमाग में आता है
कि एक छोटा स्टेट जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, फौज नहीं है, क्या वो सेटल हो पाएगा? अगर जम्मू एंड कश्मीर को हम पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेट कर देते तो शायद उस समय भी जम्मू एंड कश्मीर की जो हालात थे वो जल्दी काबू आ जाते। लेकिन ये उस समय का पॉलिटिकल विजडम था। क्यों था, किस लिए था, वो भी एक इंडिकेशन आगे मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो जस्टिफिकेशन दिया गया इसका लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राजनीति इसी को ही बोलते हैं। आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ द स्टेट इज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ रेबल्स एंड एनिमीज। अब सवाल ये है कि अगर रेबल्स और एनिमीज के हाथ में वो पार्ट ऑफ स्टेट चला गया था और उसके पास फौज नहीं थी, भारत से वो मदद मांग रहे थे, तो अगर फुल्ली इंटीग्रेट करते तो शायद भारत की सरकार पूर्ण रूप से समर्थन करती और रेबेलियन को खत्म करने के लिए पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन ये कंसेशन दे के हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे? और जब हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डिटेल में चर्चा करेंगे तब मैं आपसे इस बात को बताऊंगा कि क्या कंसेशंस दिए गए थे, क्यों कंसेशंस दिए गए थे, और वो मजबूरी क्या थी, और हमारे उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स ने इस डिफेक्टिव अप्रोच को क्यों एक्सेप्ट किया था। वो हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। We are entangled with the United Nations in regard to Jammu and Kashmir, and it is not possible to say now when we will be free from this entangle. अब सवाल ये है कि ये मुद्दा चला गया था J&K में, J&K का मुद्दा चला गया था यूएन में, और अब ये पता नहीं है कि वो मुद्दा कब रिजॉल्व होगा, क्योंकि अब यूएन को इन्वॉल्व कर लिया गया था। मैं उस रेजोल्यूशन की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन सवाल तो ये है कि यूएन गया कौन था। दुख की बात यह है कि उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप खुद यूएन गई थी, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप। तो हमने अपने लिए प्रॉब्लम खुद खड़ी की थी, चाहे वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी या हम अपने आप को ग्लोरीफाई करवाना चाह रहे थे कि हम पीस लविंग हैं, हम हकीकत को नहीं पहचान रहे थे, या कोई और मोटिव था। ये तो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी खुद की खड़ी की हुई थी। आगे चलते हैं। That can take place only when the Kashmir problem is satisfactorily settled. अब आप फुल इंटीग्रेशन कब करेंगे? जब कश्मीर की प्रॉब्लम पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। 75 साल में तो हुई नहीं। तो क्या ये 370 का क्लॉज बना रहता? क्या ये इस तरह का जस्टिफिकेशन हम देना चाहते हैं? ये हमें सोचना होगा। आगे चलते हैं। Again, the government of India have committed themselves to the people of Kashmir in certain respect. They have committed themselves in the position that an opportunity would be given to the people of state to decide for themselves whether they will remain with the republic or wish to go out of it. अब ये भी वहां पे पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिस्कस थी कि हमने ये कमिटमेंट दिया था, क्यों दिया था, किस लिए दिया था, ये नहीं पता। लेकिन उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कमिटमेंट दिया था कि हम आपको अपनी इच्छा के हिसाब से, कि आप डिसाइड करेंगे कि आप भारत में आना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, हम आपको ये मौका देंगे। इसका क्या कंसिडरेशन था? एक तरफ तो आप एक्सेशन की बात कर रहे हैं, फिर आप प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं, फिर आप मुद्दा यूएन में लेके जा रहे हैं। कहीं नहीं ये लगता दोस्तों कि उस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। स्टेटमेंट्स तो यही बताते हैं। आगे चलते हैं। We are also committed to ascertaining this will of the people by means of plebiscite, provided that peaceful and normal conditions are restored and impartiality of the plebiscite could be guaranteed. अब ये है कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। ये भारत सरकार ने अपने चर्चा में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कहा। क्यों कहा? यही चर्चा यूएन में हुई थी और यूएन ने भी कहा था कि आप प्लेबिसाइड कराएं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस थी, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा कि प्लेबिसाइड क्यों नहीं हो पाया। शायद हम लोगों को अकल देर से आई, और उस समय जो इस तरह के स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। We have also agreed that the will of people through the instrument of Constituent Assembly will determine the constitution of the state as well as the sphere of union jurisdiction over the state. मतलब
कि ये डिसाइड करेगी वहां की असेंबली की भारत का जो संविधान है वो कितना लागू हो। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, वहां की असेंबली डिसाइड करेगी। क्यों करेगी ये नहीं पता। क्या किसी का फेवर करना था, ये आगे चीज निकल के आएगी, ध्यान से सुनिए। At present, the legislature, which was known as a Praja Sabha in the state, is dead. Neither that legislature nor a constituent assembly can be convoked or can function until complete peace comes to prevail in that state. इसका मतलब कि राज्य में पूरी रूप से जब तक शांति नहीं होगी आप स्टेट असेंबली कैसे चलाएंगे, और जब तक स्टेट असेंबली नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पा रही, तो हम उनको फुल्ली इंटीग्रेट कैसे कर लें। बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट था, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट है और ये रिटन डॉक्यूमेंट। We have therefore to deal with the government of state which is represented in its council of ministers reflects the opinion of largest political party in the state. इसका मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी विश करेंगे, विश मानी जाएगी। राजा की पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस समय जो वहां पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डिसाइड करेंगे कि उनको भारत में मिलना है या नहीं मिलना है। और आपको पता है कि उस समय कौन पॉलिटिकल लीडर्स थे और वो किसके दोस्त थे। ये कंसेशन उनको क्यों दिया गया, ये अलग इतिहास का मुद्दा है। Till a constituent assembly comes into being, only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could at once be brought into the line with the arrangement that exists in the case of other states. जब तक वहां पे स्टेट असेंबली नहीं बनती, हम उनके ऊपर वो कानून या उनके लिए एक्सेशन वो नहीं मान पाएंगे या बना पाएंगे जो हमने बाकी राज्यों के लिए किया। ये कंसेशन उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कश्मीर को दिया था। Now, if you remember the viewpoints that I have mentioned, it is inevitable conclusion that at present moment we could establish only an interim system. Article 306A is an attempt to establish such a system. तो जो 306A उस समय था, जिसको आज हम 370 बोलते हैं, ये एक इंटरिम सिस्टम था। वहां की स्टेट को टाइम देने के लिए कि आप इलेक्शन करवा लीजिए और असेंबली में इस बात को मानिए और प्रपोजल बनाइए कि आप भारत में पूर्ण रूप से शामिल होंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों, पॉलिटिशियंस को एक बार जब पावर मिल जाती है तो वो सरेंडर नहीं करते, वो अपनी पावर और बढ़ाते हैं, ना कि किसी और की आधिपत्य स्वीकार करने की उनको इच्छा होती है। इवन आज भी अगर आप देखें, स्टेट सेंटर झगड़ा किस बात को लेके है भारत में। मुख्यमंत्री ज्यादा पावर चाहते हैं, सेंटर कहती है कि आपको एक फ्रेमवर्क में काम करना होगा, और ये टसल चलती रहती है। इसीलिए इस बात को ये कहा गया, Therefore, clause 1A of this article says that provision of article 211A of this constitution shall not apply to the state of Jammu and Kashmir. तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजनिंग की गई। The second portion of this article relates to the legislative authority of Parliament over Jammu and Kashmir. This is governed primarily by the instrument of accession, जिसमें वहां पे लिमिटेशन थी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक बात कही गई थी, वो जब महाराजा हरि सिंह ने उसको साइन किया था, मैं एक लाइन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में से भी पढ़ के बता देता हूं, और वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। The term of my instrument of accession shall not be varied by any amendment to the Act or Independence Act of India, unless such amendment of the Act or the Independence, unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. इसका मतलब ये था कि अगर कल को भारत सरकार कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है तो जम्मू कश्मीर उसको नहीं माने या माने, ये जम्मू कश्मीर डिसाइड करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी कानून निकलते थे भारत में, उसके लिए नीचे लाइन में लिख दिया जाता था, नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वही एक्सेशन की कंडीशन थी जिसने जम्मू एंड कश्मीर को भारत से कभी विलय नहीं होने दिया। तो इस बात को हमें समझना होगा। अब मुद्दा ये आता है कि सवाल किसने उठाया था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। The effect of this article is that Jammu and Kashmir state, which is now a part of India, will continue to be part of India
will be a unit of future Federal Republic of India and Union legislature will get jurisdiction to enact laws on matters specified either in the instrument of accession or by later addition with the concurrence of the government of the state. ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में स्थिति इंप्रूव होगी और वहां की स्टेट भारत में एक्सेशन को पूर्ण रूप से मान्यता देगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वहां ऐसा हुआ नहीं। उसका था पॉलिटिकल रीजन, उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस समस्या का समाधान है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हमारा फ्रेमवर्क था वो पॉलिटिकल था, उसमें लीगल इश्यूज एज सच नहीं थे। लेकिन एक एंगल सामने निकल के आता है। मौलाना हसरत मोहनी ने यह सवाल उठाया था, वाई डू यू मेक दिस डिस्क्रिमिनेशन अबाउट दिस रूरल? आपने बाकियों के लिए तो किया नहीं। हाँ, आप शेख अब्दुल्ला को स्पेशल कंसेशन देना चाहते हैं, वहां के राजा को कंसेशन देना चाहते हैं, दीजिए। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ये सवाल उठाया गया था और इस डिबेट को वहीं पे ही दबा दिया गया था, ये कह के कि आप बाकी मुद्दे ना उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो बाकी राज्यों से भी आवाज उठने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि उस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण J&K में जो शेख अब्दुल्ला और जो वहां के राजा हरि सिंह की सरकार थी उसको ये कंसेशन दिया। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि ये टेम्परेरी फिनोमेना था, इसीलिए इसको जो भारत का संविधान है उसमें पार्ट 21 में एज ए टेम्परेरी फिनोमेना क्रिएट करके आर्टिकल 370 बनाया गया। ये है इतिहास 370 का। ये कंसेशन दिया गया था भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप से, इस उम्मीद में कि वक्त के साथ वो लोग मैच्योर होंगे और भारत में पूर्ण रूप से विलय करेंगे। ये पॉलिटिकल कॉल थी। इमेच्योर कॉल इसलिए थी कि कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पावर को सरेंडर नहीं करता है। उस समय के पॉलिटिशियंस ने या तो इस फंडामेंटल पॉलिटिकल अप्रोच को नहीं समझा या इसके पीछे कोई और कारण था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि 370 आर्टिकल कैसे भारत के संविधान में आया। आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में? क्या ये उस समय की सरकार या उस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, क्या ये डिसीजन सही था? क्या ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं थी, या उन्होंने फोरसाइटेडनेस उनकी नहीं थी कि ऐसा नहीं होगा अगर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? तो अब सवाल ये है कि आर्टिकल 370 क्या ये पॉलिटिकल इशू है या एक लीगल इशू है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का हल निकाल सकती है इस बैकग्राउंड के साथ, या कोई नए आर्ग्यूमेंट आएंगे? अब देखना इस बात को। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले दिनों में हम और इस मुद्दे पे 370 को लेके मैं आपके सामने और कई तथ्य लेके आऊंगा, कई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेके आऊंगा, ताकि हम हकीकत को पहचान सकें और ये देख सकें कि 370 की कार्रवाई जो हुई है, आर्टिकल 370 जो लाया गया और उस पे जो आज तक विवाद चला, क्या मोदी सरकार ने 370 हटा के सही किया या गलत? ये जवाब भी आप ही को देना है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिर जुड़ते हैं, तब तक वंदे मातरम।